नमस्कार दोस्तों, मैं पवन आपका मेरे चैनल टेकी पवन में स्वागत करता हूं। कृपया टेकी पवन चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। आइए आज के टॉपिक पर चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट, राजस्व प्राप्तियां एवं पूंजीगत प्राप्तियां। बजट के दो घटक है, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। राजस्व बजट के दो भाग है, राजस्व प्राप्ति, राजस्व व्यय, तथा पूंजीगत बजट के भी दो भाग है, पूंजीगत प्राप्ति एवं पूंजीगत व्यय। राजस्व प्राप्तियां क्या होती है दोस्तों? नंबर 1, इसकी दो प्रॉपर्टियां हैं। इससे देयता उत्पन्न होती है, उत्पन्न नहीं होती है। अर्थात राजस्व प्राप्तियां जब सरकार को इस तरीके से पैसा प्राप्त हो जिसे वापस लौटाना ना पड़े, जो लायबिलिटी के अंतर्गत ना आए, देयता उत्पन्न ना हो, तो उसे हम राजस्व प्राप्ति मानेंगे। नंबर 2, इससे परिसंपत्ति में कमी नहीं होती। अर्थात सरकार अपनी संपत्ति बेचकर कोई प्राप्ति नहीं कर रही है, तभी हम उसे राजस्व प्राप्ति मानेंगे। इसमें दो तरह के आते हैं, कर राजस्व और गैर कर राजस्व प्राप्तियां। कर राजस्व में सरकार को कौन कौन से कर लगाती है सरकार? आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, व्यय कर, धन कर, संपत्ति सरकार की, ब्याज कर, उपहार कर, सेवा कर, वैट, जीएसटी आदि ये कर से प्राप्त होने वाले राजस्व है। और गैर कर राजस्व में ब्याज प्राप्तियां, ऋण के बदले में जो ब्याज प्राप्त हो, लाभ किसका? कंपनियों का, इनका लाभ, फीस व जुर्माना, जो आप रोड पर चलते हैं तो आपके ऊपर मान लीजिए चालान काट दिया, तो ये फीस और जुर्माना, इस तरह से और भी होते हैं। विदेशी सहायता, अनुदान, एस-चीट, जब किसी का उत्तराधिकारी नहीं होता है और वो मर जाता है तो उसकी संपत्ति सरकार की हो जाती है, उसे एस-चीट कहते हैं। फिर है सरकारी उद्यमों से आए 2G व 3G स्पेक्ट्रम या 4G स्पेक्ट्रम या आने वाले टाइम में 5G स्पेक्ट्रम की बिक्री से प्राप्त आय। तो इस प्रकार से इनको गैर कर राजस्व प्राप्तियों में रखा जाता है। फिर है पूंजीगत प्राप्तियां। इसकी भी दो विशेषताएं हैं। नंबर 1, इनसे देयता उत्पन्न होती है और दूसरा परिसंपत्ति में कमी होती है। देयता उत्पन्न होती है मतलब सरकार इस तरह से पैसा प्राप्त करे कि उसको वापस लौटाना पड़े, तो उसे उसकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, तो इसी को कहते हैं देयता उत्पन्न होती है। तो ऐसी प्राप्ति पूंजीगत प्राप्ति मानी जाएगी। नंबर 2, परिसंपत्ति में कमी होती है। अर्थात सरकार अपनी परिसंपत्ति बेचकर, डिसइन्वेस्टमेंट करके, विनिवेश करके अगर कोई प्राप्ति करती है तो उसे हम पूंजीगत प्राप्ति में शामिल करते हैं। इसमें उदाहरण देखिए, उधार लेना, ऋणों की वसूली, विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट, लघु बचतें आदि पूंजी प्राप्तियों में शामिल होती है। अब प्रश्न आता है कि किसको राजस्व प्राप्ति माना जाए और किसको पूंजीगत, तो हम देखते हैं। नंबर 1, एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के शेयरों की बिक्री, ये एक पूंजीगत प्राप्ति है, क्योंकि सरकार की परिसंपत्ति क्या हुई है, इससे कम हुई है। और ये किस में आएगा? क्रेडिट लेनदारी में। क्यों? क्योंकि प्राप्त हो रहा है ना, तो जो प्राप्त होगा वो क्रेडिट लेनदारी में होता है हमेशा, और जो दिया जाता है वो देनदारी में होता है, डेबिट में होता है। ये अकाउंट्स की भाषा है। नंबर बी, जनता से उधार। जनता से उधार ये भी पूंजीगत प्राप्ति है। क्यों? क्योंकि इससे देनदारी उत्पन्न होगी, है ना। और अभी जो हमें पैसा मिला है, जो प्राप्त हुआ है, उसे हम किस पक्ष में डालेंगे? क्रेडिट लेनदारी में। नंबर सी, सार्वजनिक कंपनी के लाभ, ये एक राजस्व प्राप्ति है और क्रेडिट लेनदारी में आएगा। राजस्व प्राप्ति क्यों है? क्योंकि इससे किसी प्रकार की देयता उत्पन्न नहीं हो रही है, ना परिसंपत्तियों में कमी हो रही है। नंबर डी, आयकर, ये भी एक राजस्व प्राप्ति है और क्रेडिट लेनदारी में आएगा, क्योंकि हमने अभी देखा कि करों से प्राप्त आय राजस्व प्राप्ति का हिस्सा होता है, क्योंकि उससे ना तो कोई देनदारी उत्पन्न होती है, ना परिसंपत्तियों में कमी होती है। नंबर ई, कर प्राप्तियां, सभी कर प्राप्तियां राजस्व प्राप्ति का हिस्सा है। एफ, विनिवेश, विनिवेश एक पूंजीगत प्राप्ति है, और चूंकि प्राप्तियां हैं इसलिए समस्त प्राप्तियां क्रेडिट या लेनदारी का हिस्सा होती है। विनिवेश पूंजीगत प्राप्ति क्यों है? क्योंकि प्रॉपर्टी बेचकर या एसेट्स बेचकर सरकार ने अपनी आय को बढ़ाया। जी, जो दे रहे हैं वो देनदारी पक्ष डेबिट अकाउंट में जाएगा, और जो ले रहे हैं लेनदारी पक्ष क्रेडिट अकाउंट में आएगा। ये अकाउंट्स में होता है।